ये कहते हुए कि जो फॉरेन फंडिंग लॉ है उसका वायलेशन हुआ है। देखिए, पहले अव्वल तो ये गांधी परिवार से जुड़ी हुई संस्था सिर्फ नहीं है। इस संस्था ने बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। मेरे पास एक सीरीज ऑफ बुक्स होंगी जो वहाँ से प्रोड्यूस हुई हैं, हिंदुस्तान की बेहतरी के लिए, समकालीन हकीकत के लिए। अब इस सरकार के बारे में तो मैं कोई टिप्पणी भी नहीं करना चाहता हूँ कि मैं कहूँ कि बदले की भावना से इस सरकार के पास कोई रीति रिवाज, रस्म नहीं है, परंपरा नहीं फॉलो करती है। इनको लगता है कि जहाँ कहीं से भी थोड़ा भी असहमति का स्वर आए, चाहे वो राजीव गांधी फाउंडेशन हो या कोई एनजीओ हो, आप उस पर छापे पड़वाएंगे, उनको ये करें। जाहिर है ये कानूनी लड़ाई में भी तब्दील होगी, लेकिन संदेश तो सरकार यही देती है। दूसरा सवाल सर ये है कि प्रधानमंत्री ने यह बात कही है, फिर उन्होंने इस बात को दोहराया कि जो रेवड़ी संस्कृति है, इससे जो टैक्सपेयर है वो दुखी होते हैं और रेवड़ी बांटकर राजनीति करना एक घातक उदाहरण है। मैं तो सीधे तौर पे कहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़ के विनती है, हाथ जोड़ के, आप प्रधानमंत्री हैं, रेवड़ी फ्री शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। संविधान के सिर्फ अगर हम प्रस्तावना को पढ़ लेना तो इस देश में जो कुछ भी आप देते हैं अपने नागरिकों को, वो रेवड़ी कतई नहीं हो सकती है। उसका हकूक है, उसका हक है, उसने उसके लिए पैसे दिए हैं। मैंने सदन में कहा कि एक गरीब आदमी जो इनकम टैक्स नहीं देता है लेकिन साबुन की टिकिया खरीदता है ना, तो वो टैक्स पेयर है। अगर इस हकीकत को प्रधानमंत्री जी नहीं समझते हैं और छोटा मोटा प्रधानमंत्री जी कुछ कर लें तो वो बताया जाता है कि अरे प्रधानमंत्री जी का हृदय कितना विशाल है कि चुनाव के वक्त में 5 किलो अनाज इंश्योर करते हैं, किसान निधि में पैसा चला जाए इंश्योर करते हैं। लेकिन अगर दूसरे दल के लोग अपने नागरिकों को कुछ रिलीफ देना चाहते हैं तो उसको आप रेवड़ी कहते हैं। यह अपमानजनक टिप्पणी है। ठीक है, दोनों पर आपकी असहमति है, लेकिन हालिया दशक में जो राजनीति देखी जा रही है, क्षेत्रीय दल हो चाहे राष्ट्रीय दल हो, वोटरों को लुभाने के लिए जिस हथकंडे का इस्तेमाल किया जाता है वो डेमोक्रेसी, पुअर सोसाइटी, प्रोग्रेसिव सोसाइटी और आगे के भविष्य के लिए नहीं। देखिए, आपको फर्क करना होगा ना। रोजगार इंश्योर करना के लिए प्रॉमिस करना, फूड सिक्योरिटी के लिए प्रॉमिस करना कि कोई भूखा ना मरे, बिजली बिल में कटौती प्रस्तुत करना एक प्रस्ताव के रूप में, इसमें और किसी को मोटरसाइकिल देना वोटर को, दोनों में फर्क है ना। ये फर्क जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम अपने लोकतंत्र की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर सकते। और मैं दुख मुझको इस बात का होता है कि प्रधानमंत्री जी बार बार इस शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, रेवड़ी मुफ्त। अरे साहब, मुफ्त कुछ नहीं है। आप अपने घर के खजाने से नहीं दे रहे हैं, लोगों ने इसके लिए पैसे दिए हैं। ये वेलफेयर स्टेट है, इसका प्राइमरी कमिटमेंट अपने नागरिकों के लिए है। अगर इतना हम नहीं समझते हैं, कौन सा राजतंत्र में जी रहे हैं क्या? अगला सवाल 306 मदरसे इंक्लूडिंग दारुल उलूम देवबंद, जो यूपी मदरसा बोर्ड है, यूपी सरकार ने जो सर्वे कराया उससे ये मान्यता प्राप्त नहीं है। देखिए, सीधे तौर पर इस देश में हवा चल पड़ी है और ये हवा गर्म हवा से भी ज़्यादा गर्म है। सरकारों को अभी देखिए ना, प्रधानमंत्री जी 16 करोड़ रोजगार हो गया था उनका 8 साल का, लेकिन रोजगार में 75,000 अभी आ रहा है। तो कितना प्रतिशत है वो 16 करोड़ का, आप गणना कर लीजिए। लेकिन चर्चा मौलिक मुद्दों पे नहीं होती है। मदरसा, हिजाब, मंगलसूत्र, बुर्का, बुलडोज़र, ये हमारी प्राथमिकता नहीं है। एक बार कर बैठिए ना, एक बार में। ये बार बार हेडलाइन मैनेजमेंट मत करिए, लेकिन उसके बाद काम करिए साहब, काम करिए। दीपावली, दीप और भारत के नागरिक संबंध है, लेकिन प्रधानमंत्री इस बार 18 लाख दिए जलाएंगे और इस समारोह का नेतृत्व करेंगे। मतलब अगर ये 47 वाला हिंदुस्तान होता तो बापू कहते कि इन पैसों को बेहतर खर्च करो। बापू कहते, अगर जवाहरलाल जी ये योजना बनाते तो बापू कहते नो, हमारे देश की स्थिति अच्छी नहीं है। बहरहाल प्रधानमंत्री जी का मन है, इच्छा है, वो करें। लेकिन अभी खुद ही कहते हैं अर्थव्यवस्था लहूलुहान है, लोगों को नौकरियां नहीं मिल रही है, महंगाई चरम पे है। तो प्रभु राम भी थोड़ा सा तो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। जनसंख्या बढ़ना, जनसंख्या नीति कानून, इन सब मुद्दे पर बहस है। आरएसएस की इस पर अपनी राय है।
बांग्लादेशी घुसपैठ का भी मुद्दा है। असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि फिर बीएसएफ जो आपके हैं वो क्या बॉर्डर पे सो रही होती है उसके जवाब? ये अब ओवैसी साहब की टिप्पणी मैं टिप्पणी करूं ये उचित नहीं है, उनका मन है। लेकिन मेरा मानना है कि जनसंख्या वृद्धि और ये सारी चीज़ें ना ये रेटोरिक बना के रख दिया। जनसंख्या वृद्धि पे डेमोग्राफर्स को बोलने दीजिए ना, एक एक डेटा के बारे का एक लॉजिक है। फर्टिलिटी रेट का क्या हाल है, रेट ऑफ डिक्लाइन किस कम्युनिटी में शार्प है, ये सब चीज़ें। अब ओवैसी साहब की पॉलिटिक्स और बीजेपी की पॉलिटिक्स में अन्योनाश्रय संबंध है, एक दूसरे के पूरक है। अब उस पर टिप्पणी करके मैं और उनका टीआरपी बढ़ाऊं और कालांतर में उसी से बीजेपी की टीआरपी बढ़ती है। पर्व का महीना है, हिंदुस्तान अमन मनाता है, त्योहार मनाता है, लेकिन ट्रेन के अंदर नमाज अदा करने का एक वीडियो वायरल है काफ़ी, जिस पर बवाल है। पुलिस का कहना है कि कार्रवाई होगी। किस बात की कार्रवाई होगी? कहाँ ले जा रहे हैं इस देश को? कहाँ ले जा रहे हैं? ट्रेन के अंदर पूजा नहीं करते हैं लोग, पाठ नहीं करते हैं, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं? क्या बना रहे हैं इस देश को? पुलिस कह रही कार्रवाई, किस बात की कार्रवाई करोगे भाई? मैं तो उस हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूं ना जहां एक तरफ लोग नमाज पढ़ते थे और एक तरफ लोग हनुमान चालीसा पढ़ते थे। 75वें वर्ष में देश को कर्त में ले जा रहे हैं ये लोग, कमाल के लोग। पहले आप लोग कहते हैं कि नौकरियां तोड़, अब सरकार प्रधानमंत्री खुद 70-75 हजार नौकरी दे रहे हैं, तो आप लोग इसे नहीं, मैं गणना करना भूल गया, मैं अभी करूंगा अगली बार जब बात होगी कि 75,000 नौकरियां 16 करोड़ में कितना प्रतिशत होती है। ये तो मैं ईमानदारी से कहूं, 2020 के चुनाव में तेजस्वी प्रसाद यादव जो हमारे डिप्टी सीएम है अभी, उन्होंने मिजाज बदल दिया देश का, सिर्फ राज्य का नहीं। इसको आप समझ सकते हैं तेजस्वी सिंड्रोम है। क्या प्रधानमंत्री जी को भी लग रहा है कि भैया हिंदू मुसलमान हिजाब बुलडोजर इस सब से काम नहीं चलेगा? लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं, हर घर में एक बेरोजगार बैठा हुआ है, वो कब तक आपके हनुमान चालीसा को सुनता रहेगा? उसे नौकरी चाहिए, उसे आस्था उसकी व्यक्तिगत चीज़ है, उसको नौकरी चाहिए। और मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी जग रहे हैं, लेकिन अच्छे से जगना चाहिए।